डिबेंचर क्या होता है? अपने चैप्टर का नाम है दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। वैसे डिबेंचर के दो चैप्टर हैं। डिबेंचर के दो चैप्टर है, एक इश्यू करना और दूसरा उसको रिडीम करना। दूसरा उसका रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब जिन लोगों से पैसे लिए थे डिबेंचर्स के, उनको वापस रीपे कर देना। तो अपने पार्ट में, अपने सिलेबस में फिलहाल के लिए इश्यू ऑफ डिबेंचर है। और रिडम्पशन में चार मेथड्स थे, इस जैसे मैंने अभी बताया चार मेथड थे। चार में से दो तो पहले से ही सिलेबस में नहीं है और दो अभी जो 30% रिड्यूस किया सिलेबस उसके अंदर भी कट कर दिया। अब बचा क्या? उसकी कुछ थोड़ी सी नॉर्मल गाइडलाइंस होंगी और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सो बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर की। चालू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं कि डिबेंचर है क्या। डेफिनेशन पार्ट अगर देखें अपने डिबेंचर का, तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी होगी। सबसे पहले तो जब भी डिबेंचर इशू, डिबेंचर और शेयर्स की बात आए ना, मतलब यू ऑलवेज थिंक अबाउट द कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी ही डिबेंचर्स इशू कर सकती है। जैसे शेयर्स के केस में कंपनी क्या करती है? शेयर्स के केस में कंपनी क्या करती है? शेयर्स इश्यू करती है ना। इन द सेम वे कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करेगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है अपना, सिंपल अपने बेसिक से ही चालू करते हैं। इश्यू कौन करेगा? इश्यूड बाय कंपनी। नंबर दो, सर डिबेंचर एक्चुअली होता क्या है? जैसे शेयर्स होते हैं ना, इन द सेम फॉर्म आपका डिबेंचर होगा। लेकिन शेयर्स मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मैं उस कंपनी का ओनर होऊंगा, बिकॉज जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिबेंचर परचेज करता हूं, अगर मैं डिबेंचर परचेज करता हूं तो कंपनी के लिए मैं एज ए लेंडर हो गया। मतलब कंपनी को मैंने उधार पे पैसे दिए हैं। तो डिबेंचर जो है वो आपकी एक डेट सिक्योरिटी है। डेट सिक्योरिटी मतलब कंपनी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे उनको वापस दे देगी। जैसे लोन लेते हैं ना, इन द सेम वे कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी और उसके सामने कंपनी के पास में पैसे आ जाएंगे। सर सर एक बार वापस से बताओ ये वाला पॉइंट। कौन सा वाला? मेरा डेट नेट। वाला? हाँ हाँ। मैं पूरी डेफिनेशन वापस एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वन, दैट इज कंपनी जो है वो सिग्नेचर कैसे करेगी? तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है, कंपनी के पास में पावर होता है साइन करने का, दैट इज कॉमन सील। तो कॉमन सील स्टेप करेगी, वहां पे स्टैम्प करेगी। एंड ये होता कैसा है? ये एक सर्टिफिकेट जैसा हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस एक डॉक्यूमेंट टाइप होगा जिसको आप सेल खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन होगी? इस डॉक्यूमेंट में आपकी जो चीजें जो इंफॉर्मेशन दे के रखी होगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले तो कंपनी का नाम तो जो रहता ही है, वो तो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, तो उसके अलावा डिबेंचर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है कि जो डिबेंचर है उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू क्या है? इसको अपने पार वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसकी पार वैल्यू क्या है? नंबर दो, कि जो भी डिबेंचर है, अब जैसे जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स पे कंपनी क्या देती है? रिटर्न में डिविडेंड देती है। कंपनी डिविडेंड देती है। वैसे ही डिबेंचर के केस में कंपनी उनको, जो डिबेंचर होल्डर होंगे उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? नंबर थ्री, ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो इसका पेमेंट कैसे करोगे? यानी कि टाइम पीरियड कैसा रहेगा? पेमेंट का टाइम पीरियड कैसे रहेगा? इसको मैं एक टर्म दे सकता हूं, पीरियोडिसिटी, यानी कि टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि
कितने टाइम पीरियड के लिए, ये तो इंटरेस्ट के पेमेंट के बारे में बात हो गई, दैट इज ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कैसे करोगे। आप डिबेंचर होल्डर को पूरा पैसा कब रिटर्न करोगे, यानी कि उनका टेन्योर क्या है, उनका टाइम पीरियड क्या है, आप रिडम्पशन कब करोगे, यानी कि टेन्योर ऑफ डिबेंचर। एंड अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो, वो क्या है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। आप रिडीम करोगे तो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या रहेगी आपकी, कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो आपने वहां पे रखी है। पूरी डेफिनेशन को वापस बताता हूं कि क्या था। नंबर वन, नंबर वन, कौन इश्यू करेगा, कंपनी इश्यू करेगी। कौन इश्यू करेगा, कंपनी के केस में ही डिबेंचर्स जाते हैं। नंबर दो, कॉमन सील के अंडर में इश्यू करेगी। ये एक सर्टिफिकेट जैसा होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में, उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें मिलेगी कि पार वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने टाइम पीरियड में आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर दोगे, डिबेंचर का टेन्योर क्या है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रिडम्पशन की। अब पॉइंट आता है डेट सिक्योरिटी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट सिक्योरिटी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। डेट सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, डेट सिक्योरिटी मतलब, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर अगर अपने बात करें कंपनी के केस में ही, उसके रिलेट ही करते हैं। अगर ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने पब्लिक में शेयर्स इशू किए, और पब्लिक ने जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं, पब्लिक में से जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों को अपने क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के कौन हो गए, मालिक हो गए, यानी कि ओनर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को और फंड की रिक्वायरमेंट है और कंपनी ओनर नहीं बढ़ाना चाहती, तो कंपनी के पास में बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कंपनी क्या करे, लोन ले ले। किससे ले सकती है लोन, कंपनी ले सकती है बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इनसे कंपनी क्या कर सकती है, लोन ले सकती है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास में क्या हो सकता है और फंडिंग रेज करने का, दैट इज कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सर पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में सेविंग होती है ना, वैसे ही आपकी सेविंग को आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो कंपनी ओपनली आपको बोलती है, पब्लिक को बोलती है कि अगर आप चाहते हो तो हम बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी सेविंग को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट भी कंपनी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। या फिर कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इश्यू करेगी। कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इश्यू करेगी। डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, ये अपने को पढ़ना है। डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, ये अपने को पढ़ना है। ये जो ये वाला केस था, यहाँ पे जिन लोगों ने शेयर्स लिए हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी कि ओनर हैं। लेकिन कंपनी जब भी डिबेंचर इश्यू करती है पब्लिक को, तो जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज किया है, तो कंपनी उनको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे पेमेंट कर देगी, वापस पूरा का पूरा पैसा वापस दे देगी। तो ये जो है वो एक डेट सिक्योरिटी है। डेट मतलब लाइबिलिटी है कंपनी की, होती शेयर होल्डर भी लाइबिलिटी होता है कंपनी का, बट डिफरेंस आ जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड मतलब जो घर के लोग हो गए, जहां से आपने बाहर से पैसा उठाया है, मतलब जो दूसरे लोग हो गए जिनको पैसा चुकाना ही पड़ेगा। लोन और कैपिटल, आप अगर 11th में देखो, 11th की बुक्स के हिसाब से देखें, तो लोन और कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड लोन टेकन फ्रॉम द अनदर सोर्सेज। तो जो लोन है उसका तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कैपिटल है वो तो घर की हो गई ना। तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स में यही बेसिक डिफरेंस आता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स इज डेट सिक्योरिटी। यस, आस्क मी योर डाउट। जैसे डिबेंचर्स होते हैं ना,
इन द सेम वे एक और सिक्योरिटी होती है, दैट सिक्योरिटी इज कॉल्ड बॉन्ड, जिनको बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स भी सेम फंडा, एक डेट सिक्योरिटी होगा, और वो जो सर्टिफिकेट होता है, अब किसको देंगे सर्टिफिकेट? जैसे डिबेंचर के केस में क्या होता है ना, कि कंपनी रहेगी, कंपनी डिबेंचर होल्डर को एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर के पास में है। मतलब जिसके पास में ये कागज का टुकड़ा वो कंपनी से रुपए मांग रहा है, जिसके पास में ये सर्टिफिकेट है वो कंपनी से रुपए मांग रहा है, तो ये डेट एक्नॉलेजमेंट करता है। मतलब इसके अंदर जो इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि कंपनी आपको इतने टाइम पीरियड में रुपए दे देगी। इन द सेम वे बॉन्ड्स भी उसी टाइप का होगा, डिबेंचर जैसा ही होगा, सेम टू सेम फंडे हैं सारे के सारे, टर्म्स बॉन्ड के अंदर लिखी रहती है। सिर्फ बॉन्ड में एक पॉइंट आता है कि कंपनी बॉन्ड को बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी इश्यू कर सकती है। इसको अपने जनरली क्या बोलते हैं? जीरो कूपन। स्पेल क्या होती है जीरो कूपन की? COUPEN बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। या फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंशन मत करो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन मत करो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस हुआ कि बॉन्ड बिना इंटरेस्ट के भी इश्यू कर सकते हैं। तो सर सामने वाले को फायदा क्या हुआ? सामने वाले को क्या फायदा हुआ? कंपनी क्या करती है, फेस वैल्यू जो है, नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज डिसाइड करेगी। जो भी खरीदना चाहते हैं वो कंपनी क्या बोलती है उनको, कि आप हमको अभी 90 रुपीज दो, हम आपको 5 साल के बाद में 100 रुपीज पेमेंट करेंगे। सामने वाले का फायदा क्या, कि 100 और 90 का जो डिफरेंस हुआ दैट इज 10 रुपीज। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट देते हैं। बॉन्ड में भी हो सकता है कि इंटरेस्ट दिया जाए, दैट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, कि किस तरीके से कंपनी चाहती है इशू करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिबेंचर्स जब भी कंपनी इशू करेगी, जब भी डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी तो किस तरीके से कर सकती है। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार and 8 premium. Shares cannot be issued at discount. Shares cannot be issued at discount. बट अगर मैं बात करूं किसकी, डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स में क्या आएगा? डिबेंचर्स आप इश्यू कर सकते हो, डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड, नंबर 1 एट पार। एट पार मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू है, इश्यू कर रहे हो 100 रुपए पे, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, इश्यू कर रहे हो 100 रुपए पे। नंबर 2 एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा लेना, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, लेंगे कितने? 110 रुपए। नंबर 3 एट डिस्काउंट। 100 रुपए की चीज है, बेच रहे कितने पे हो? 95 पे। मतलब पब्लिक से पैसा कितना आएगा? 95 आएगा। देना कितना है? 100 देना है। देना कितना है? 100 देना है। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन 3 सर्कमस्टेंसेस। 3 पॉइंट्स यहां पे आते हैं, इस तरीके से आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो। डन? समझ में आ गया? आप डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू कर सकते हो, ये पॉइंट आता है। डिबेंचर्स को आप किस तरीके से इशू कर सकते हो? तो दो तीन सिचुएशंस यहाँ पे बनती है, दो तीन सिचुएशंस यहाँ पे बनती है। मैं बेसिकली इस कैटेगरी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, 3 सिचुएशंस बना लेते हैं। सिचुएशंस नंबर 1, अपने को चाहिए पैसे, तो पैसे चाहिए तो पैसे ही आने चाहिए, दैट इज डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश। रुपए आएंगे अपने पास में। नंबर 2 बात कर लेते हैं, दैट इज अदर देन कैश।
मतलब कैश नहीं आएगा, कुछ सर्विसेज, कुछ कुछ एसेट्स आ सकती है। डिबेंचर्स जो आपने इशू किए वो किसी सर्विसेज के लिए या फिर कोई एसेट परचेज करने के लिए आपने किए हैं। नंबर 3 इज कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर कोलेट्रल का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कंपनी को लोन लेना रहेगा, कंपनी को कभी भी लोन लेना रहेगा तो दो टाइप की सिक्योरिटी होती है। एक फर्स्ट सिक्योरिटी, दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी, वो कोई भी लैंड बिल्डिंग मशीनरी हो सकती है। नंबर 2 उसके साथ में एक अटैच्ड, क्योंकि प्राइजेस अप डाउन होती रहती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम रहेगी तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या करोगे, क्या करोगे, डिबेंचर्स इश्यू करोगे। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे आती है। ये 2 कैटेगरी तो बाद में डिस्कस करेंगे। जो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी है, इसमें भी आपकी 2 सिचुएशंस बन सकती है। सिचुएशन नंबर 1 कि 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए पूरे के पूरे अभी मंगा लिए। क्या बोला मैंने? 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए अभी के अभी पूरे के पूरे मंगा लिए, मतलब एक ही साथ में पूरा पैसा मंगाना। द टर्म इज कॉल्ड लमसम। और एक क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाना। इंस्टॉलमेंट मतलब जैसे 20 रुपए एक बार मंगवाए, 50 रुपए एक बार मंगवाए, 30 रुपए एक बार मंगवाए, ठीक है। लमसम मतलब पूरे के पूरे 100 रुपए जो हैं वो एक ही साथ में मंगवा लिए। लमसम पूरा पैसा एक साथ में, इंस्टॉलमेंट 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, जैसे भी आपको मंगवाना है उस तरीके से। अदर देन कैश में और कोलेटरल सिक्योरिटी में ये लमसम और इंस्टॉलमेंट की बारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास में कोई अदर सर्विसेज और कुछ एसेट्स आ रही है। तो उस केस में आप कभी भी ये लमसम वाला और इंस्टॉलमेंट वाला फंडा यूज नहीं करोगे, एक ही साथ में आपको एंट्री बनानी रहेगी। ठीक है, आया समझ में इतना? बोलो बोलो। हाँ। एकदम क्लियर अभी तक का? अब देखो इसमें है ना, दो कैटेगरी आती है, इसमें दो कैटेगरी आती है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि चीज एग्जैक्टली है क्या। दो सिचुएशन बन रही है अपने, एक नंबर 1 जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो, और एक जब उनको रीपेमेंट करोगे, दैट टर्म इज कॉल्ड जब उनका रिडम्पशन करोगे, जब उनका रिडम्पशन करोगे, ठीक है। जब आप इश्यू करोगे और जब आप रिडीम करोगे, तो इश्यू कर रहे हो से फॉर एग्जाम्पल अपने 1 अप्रैल 2020 को, और रिडम्पशन की जो बारी आएगी, रिडम्पशन करोगे 5 साल के बाद में, रिडम्पशन करोगे आफ्टर 5 इयर्स। तो डेट क्या आएगी अपने 5 साल के बाद में? 2025, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अपना एक फंडा था, अपना एक कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग का 11th क्लास में। उस कॉन्सेप्ट का नाम था दैट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? व्हाट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दोनों सिमिलर हैं, बता दो क्या होता है। याद है किसी को? व्हाट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ना, वो ये बोलता है कि अगर फ्यूचर में आपको नुकसान हो रहा है या आपको लग रहा है कि नुकसान होगा, तो उस चीज को रिकॉर्ड कर दो। कहाँ पे? आज। तो अगर आपको फ्यूचर में यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे आफ्टर 5 इयर्स यहाँ पे आपको कुछ भी लॉस नजर आता है, यहाँ पे आपको लॉस नजर आता है, तो इस चीज का रिकॉर्डिंग भी कहाँ पे होगा? इशू के टाइम पे।
कहाँ पे होगा? इश्यू के टाइम पे। किस चीज का? जो लॉस आपको रिडम्पशन पे होगा, मतलब 5 साल के बाद में जो नुकसान होगा उसको आज रिकॉर्ड करना है। जब आप डिबेंचर इश्यू करोगे तब आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है? तो वन बाय वन अपने बेसिक जनरल एंट्रीज देखेंगे, फिर जो रिडम्पशन वाला पॉइंट है उसको भी मैं इंसर्ट करूंगा। मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, वापस से कनेक्ट करना और मिलते हैं वापस